Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is fungus-like protest. So this is the third main topic of this chapter, also the second last टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो मैं आपके साथ MCQ लेक्चर वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें होगा ये कि ना सिर्फ उसमें तमाम के तमाम पूरे चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपके साथ रिवाइज करवाऊंगी, बल्कि उसके साथ साथ आपका इस चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तैयारी हो जाए. सो आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा कि अब और नेक्स्ट इंशाल्लाह क्या होने जा रहा है. तो स्टे कनेक्टेड. अच्छा, अगर हम आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज हमने फंगस लाइक प्रोटेस्ट डिस्कस करना है. इसकी तमाम की तमाम डिटेल इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करते हैं. देखिए, हमारा टॉपिक है फंगस लाइक प्रोटेस्ट. दैट मीन्स कि ये वो मेंबर हैं इस किंगडम प्रोटेस्टा का जो कि फंजाई से काफ़ी हद तक मिलते हैं, लेकिन ये प्रॉपर फंजाई नहीं है. अगर तो ये प्रॉपर कंप्लीट फंजाई होते तो हम इनको किंगडम फंजाई में प्लेस करते. मतलब कि ये मिलते जुलते हैं फंजाई से, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होंगे इनके फंजाई से. वो डिफरेंसेस भी देखेंगे, वो सिमिलैरिटीज़ भी देखेंगे, और इनकी एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो हम इनकी तमाम कैरेक्टर्स भी डिस्कस करेंगे. अच्छा, हमने कहा कि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होते हैं जो कि फंजाई से मिलती जुलती हैं, और कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि फंजाई से डिफरेंट है. उन तमाम को हम डिस्कस भी करते हैं. यही वजह है कि हमने इनको किंगडम फंजाई में नहीं प्लेस किया, बल्कि हमने इनको एक ग्रुप बना के जिसका नाम है फंगस लाइक प्रोटेस्ट, और हमने वो ग्रुप बना के हमने एक ऐसा किंगडम जिसमें मैंने आपको कहा था कि रोल्ड गोल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि बिहेव करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह, लेकिन प्रॉपरली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते. क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और वहां से पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि सिमिलैरिटीज विद फंजाई. हमने कहा कि ये फंजाई की तरह बिहेव करते हैं. दैट मीन्स कि इनके कुछ ऐसे करेक्टर्स होंगे जो फंजाई से मिलते जुलते होंगे. वो करेक्टर्स डिस्कस करते हैं. तो बड़ा आप एक इंटरेस्टिंग वे में लेक्चर जो है वो सुना करें, ताकि आपको बोझ भी ना लगे और आप जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, पता नहीं कितने के मुश्किल कॉन्सेप्ट है. तो बड़े आसान और बड़े रिलैक्स होकर आप मेरी लेक्चर वीडियो देखा करें. चलिए जी, सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो हमने अब देखना है कि इस जिसको हमने फंगल लाइक या फंगस लाइक प्रोटिस्ट बोला, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि फंजाई से मिलती हैं. अच्छा, अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें ना, तो मैं ये पॉइंट्स भी रीड आउट करूँगी. उससे पहले मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो फंजाई है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती. क्लियर है? अब ये एक आप कह सकते हैं सिमिलर फैक्टर है जो कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं, क्योंकि जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं वो भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो भी हेट्रोट्रोफिक होते हैं लाइक फंजाई. क्लियर है? चलें जी, पहला पॉइंट भी यही था. वो कहते हैं कि ये रिजेंबल करते हैं विद फंजाई. क्यों रिजेंबल करते हैं? क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते. दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक. और हमने कहा कि ये भी फंजाई से एक सिमिलर फैक्टर जो है वो आ गया. क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं, कहते हैं कि इनकी बॉडी भी हाइफी पे मुश्तमिल होती है, जैसे कि फंजाई की बॉडी होती है. मतलब कि इनकी स्ट्रक्चर में भी हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम हाइफी बोलते हैं. और यही वजह है कि फंजाई में भी वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, हम उनको हाइफी बोलते हैं. तो ये एक और सिमिलर फैक्टर आ गया जो कि इनको रिजेंबल करवाता है विद फंजाई, कि इनकी जो बॉडी है, मतलब कि जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं, उनकी बॉडी में भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखे गए जिनको हम हाइफी बोलते हैं, और ये हाइफी स्ट्रक्चर फंजाई में भी मौजूद होता है. क्लियर है? अब नेक्स्ट एक और आप कह सकते हैं सिमिलर फैक्टर है, वो ये कि जो इनकी फंगस लाइक प्रोटिस्ट का एक हम नेक्स्ट ग्रुप भी डिस्कस करेंगे जो कि है वाटर मोल्ड्स. कहते हैं कि वाटर मोल्ड्स में भी हाइफी होती है. एक ये सिमिलर फैक्टर हो गया क्योंकि फंजाई में भी हाइफी होती है. और उसके साथ साथ कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो फंजाई है, अगर हम उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो उनका एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. अब एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ये अभी भी मैं बता सकती हूँ, बट नेक्स्ट इसका ये पॉइंट आ रहा है तो वहाँ मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी. एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है और इंजस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर है? यहाँ तक यही कि जो सिमिलर है फैक्टर वो ये कि अगर हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट का एक ग्रुप की बात करें जो कि है वाटर मोल्ड्स, जिसको हम ओमाइसीड्स भी बोलते हैं, तो ओमाइकोटा, जिसको ओमाइकोटा या ओमाइसीड्स भी बोलते हैं, इनकी बॉडी में भी हाइफी मौजूद होती है जो कि फंजाई में भी मौजूद होती है. क्लियर है? उसके बाद उन्होंने कहा कि ये भी एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन करती है जैसे फंजाई करती है. तो देखा, काफ़ी सारी हमने यहाँ सिमिलर फैक्टर्स डिस्कस किए. 1 मिनट का मैं आपको इस स्लाइड का ओवरव्यू दे दूँ कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो जो है वो ख़त्म हो जाए. आसान जुबान में अगर मैं इस स्लाइड को आपके साथ रिवाइज करवाऊँ तो वो ये कि हमने कहा कि फंजाई जो है वो भी फोटोसिंथेसिस नहीं करती. यही वजह है कि जो फंगल लाइक प्रोटिस्ट है उनका भी एक कैरेक्टर जो है वो मिलता जुलता ये है कि ये भी फोटोसिंथेसिस
नहीं करते। क्लियर है। उसके बाद हमने कहा कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे जो मौजूद होता है या मुश्तमिल होता है, जिसको हम हाइफी बोलते हैं। और जो फंजाई का स्ट्रक्चर है वो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको भी हम, उनकी जो फंजाई बॉडी है या फंगल बॉडी है उसको भी हम हाइफी बोलते हैं। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल ले ली कि जो वाटर मोल्ड्स हैं वो भी हाइफी रखते हैं और वो भी एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब उसके साथ मैंने आपके साथ इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किया, वो ये कि पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और इस चैप्टर में से बोर्ड में ना एमसीक्यूज आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिए। देखिए कहते हैं कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पूछे जाते हैं फंगल लाइक प्रोटेस्ट और फंजाई में। तो सिमिलैरिटीज हमने इस स्लाइड में डिस्कस की है, डिफरेंस जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हमने कहा क्योंकि ये बिहेव करते हैं लाइक फंजाई, प्रॉपर फंजाई नहीं है, दैट मीन्स के कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। अब वो डिफरेंसेस क्या हैं? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर हम फंजाई की सेल वॉल की बात करें तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है, लेकिन अगर हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है उनकी सेल वॉल सेलूलोज से बनी होती है। क्लियर। उसके बाद फर्दर हम देखेंगे कि जो प्रोटिस्ट हैं उनके पास हम कहेंगे कि सेंट्रियोल मौजूद होता है, बल्कि फंजाई में नहीं मौजूद होता। तो ये कुछ डिफरेंसेस मैं पॉइंट्स की शक्ल में आपके साथ एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ। अच्छा जी, कहते हैं कि डिफरेंसेस की बात करें तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो है वो सेवरल रीजंस में डिफरेंट भी हैं। वो क्या रीजंस हैं वो मैंने नीचे आपके साथ पॉइंट्स में शेयर किए और प्रॉपर आपके साथ नोट्स भी दिए, ताकि आप इंटरेस्टिंग कलरफुल नोट्स आपको मिल जाए और आप जो है वो आपके इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाए और आपको प्रॉपर इनके क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाए, ताकि आप अगर मेरे ही नोट्स उठा के पेपर में लिखती हैं तो आपके कंप्लीट जो है वो इस क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे और आपके प्रॉपर जो है वो इसके नंबर भी मिल जाएंगे। अच्छा, पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि पहला डिफरेंस ये भी है कि अगर हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो उनके स्ट्रक्चर में सेंट्रियोल्स मौजूद होता है, लेकिन फंजाई की बात करें तो फंजाई में मौजूद नहीं होता। पहला डिफरेंस समझ आ गया डिफरेंस ना। अगर तो ये प्रॉपर फंजाई होते तो कोई तो डिफरेंस ही नहीं होता। हाँ, डिफरेंस है, दैट मीन्स कि ये प्रॉपर फंजाई नहीं है, बिहेव करते हैं लाइक फंजाई। अब वो डिफरेंस जो है वो हमने देख लिया कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट में हमने एक स्ट्रक्चर देखा सेंट्रियोल, लेकिन वो फंजाई में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट मैंने आपको कहा कि इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है, जबकि हम फंगस की सेल वॉल की बात करें या फंगल सेल वॉल की बात करें तो वो काइटिन की बनी होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब हम डिफरेंस देखते हैं एक इनका, वो ये कि अगर हम फंजाई की बात करें तो वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो वो उनमें कुछ मेंबर जो हैं वो इंजस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। पहले तो आप डिफरेंसेस देख लें, फिर इस पॉइंट को भी जो है वो फर्दर एक्सप्लेन भी करती हूँ। अच्छा, हम समझते हैं कि जो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, जो कि फंजाई कार्य होती है। अब फंजाई क्या करती हैं? फंजाई कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स को रिलीज करती हैं अपनी फूड पे, और उसको वो फिर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देती है। और जिसमें क्या होता है कि वो फिर उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के बाद उस न्यूट्रिशन को जो है वो अपटेक करते हैं या अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हो गया फंजाई का अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कि ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिमिलर में कन्वर्ट करके, ये सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के बाद बॉडी में उसको ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इनका अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जबकि हम इंजस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हम कहते हैं कि इसमें ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है, या कह सकते हैं इसमें खाने का प्रोसेस ऐसा होता है, ईटिंग प्रोसेस ऐसा होता है कि पूरे का पूरा होल ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि ये इंजस्ट करते हैं, तो ये उसको कंप्लीट अपनी ओरिजिनल हालत में ही अपनी बॉडी के अंदर इंजस्ट करते हैं। उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने वाले रोले में नहीं पड़ते, देखा और चल भी अंदर निकल लिया। क्लियर है। अच्छा, हमने कहा दिया। अब ये डिफरेंस भी है अगेन, स्लाइम मोल्ड जो है वो इनकी एक फंगस लाइक प्रोटिस्ट का एक ग्रुप है जो हम डिस्कस भी करेंगे, जिसको हम माइकोटा मिक्सोमाइकोटा बोलते हैं। वो जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, और उसमें ये भी डिफरेंस है कि उनमें हाइफी मौजूद नहीं होती। क्लियर है। लेकिन अभी हमने ऊपर बात की कि जो वाटर मोल्ड है उनमें हाइफी होती है, लेकिन अब कुछ फंगस लाइक प्रोटिस्ट का एक ग्रुप है जिसको हमने कहा कि जी वो ग्रुप है स्लाइम मोल्ड। कहते हैं कि जो स्लाइम मोल्ड है उसमें हाइफी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। क्लियर। तो ये डिफरेंट हो गया ना डिफरेंस फंजाई से। तो इनका जो स्लाइम मोड्स है वो फंजाई से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ना वो हाइफी की स्ट्रक्चर रखता है और ना ही उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फंजाई की तरह का है, बल्कि वो इंजस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बरक्स फंजाई की बात करें तो वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा होता है, उसके साथ साथ फंजाई में हाइफी होता है। तो यहाँ तक था हमारा डिफरेंस वाला पॉइंट के जी डिफरेंसेस ये हैं। 1 मिनट का ओवरव्यू आपके साथ मजीद मैं दे देती हूँ।
वो ये कि हमने बात की कि अगर हम सेल वॉल की बात करें, फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन पे मुश्तमिल होती है, लेकिन जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो है वो उनके स्ट्रक्चर में हमें सेंट्रियोल नजर आया, लेकिन फंजाई के स्ट्रक्चर में वो सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता। उसके बाद हमने कहा कि अगर हम फंजाई की बात करें तो उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और फंजाई की बॉडी जो है वो हाइफी रखती है, या हाइफी उनको बोलते हैं। जिसके बरक्स अगर हम स्लाइम मोल्ड, जो कि आपको पता है कि एक ग्रुप है फंगस लाइक प्रोटिस्ट का, उसकी बात करें तो ना उनके स्ट्रक्चर में हाइफी मौजूद होता है, और ना ही वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं, बल्कि वो इंजस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दिस इज इट। आगे हम मूव ऑन करते हैं। वहां से हमने जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट के मेजर 2 ग्रुप्स हैं उनको हम जो है वो फर्दर डिस्कस करना है डिटेल्स, और उनके कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। पहला ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स और दूसरा ग्रुप है वाटर मोल्ड्स। पहला ग्रुप हम स्टार्ट करते हैं स्लाइम मोल्ड, जिसको हम मिक्सोमाइकोटा भी बोलते हैं। अब मिक्सोमाइकोटा क्यों बोलते हैं? एक लफ्ज है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फंजाई। सो माइकोलॉजी से ये वर्ड निकला है, और जो कोटा होता है ना, माइकोटा, उसको हम फंजाई लेते हैं। क्लियर है? अब स्लाइम मोल्ड की बात करें ना, तो स्लाइम मोल्ड में आपने एक हिंट ले लेना, स्लाइम मोल्ड जो है वो सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, बहुत ही स्लाइमी नेचर रखते हैं, बड़ी चिपचिपी और बड़ी सिल्की सी इनकी अपीयरेंस होती है। वो हम फर्दर जो है इनके मजीद जो डिटेल है वो भी डिस्कस करते हैं। स्लाइम मोल्ड की बात करें ना, तो इनकी लाइफ स्टेजेस होती हैं, ये 2 लाइफ स्टेजेस में मुश्तमिल होती हैं। पहली इनकी स्टेज जो है वो फीडिंग स्टेज मानी जाती है, और जो नेक्स्ट है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज मानी जाती है। अब हमने जब इसका फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट किया तो हम इनके दोनों के दोनों जो है वो स्टेजेस डिस्कस करते हैं। पहली जो हमने इसकी स्टेज डिस्कस करनी है वो फीडिंग स्टेज है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इंशाल्लाह इनके रिप्रोडक्टिव स्टेज भी डिफरेंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, वो भी आप देख लीजिएगा, इसके आंसर भी मैंने आपको नोट्स की शक्ल में प्रोवाइड कर दिए हैं। अच्छा, पहली बात की हमने कि जो फीडिंग स्टेज है। अब नेक्स्ट में जब एमसीक्यूज पोर्शन पढ़ाऊंगी उधर बार बार ये एमसीक्यूज आएगा, वो ये कि जो फीडिंग स्टेज है स्लाइम मोल्ड का, उसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड, तो आपने कहना है प्लाज्मोडियम इज द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड। क्लियर है? उसके बाद अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, फीडिंग स्टेज का क्या स्ट्रक्चर है, तो ये कि ये मल्टी न्यूक्लिएट मैस ऑफ साइटोप्लाज्म पे मुश्तमिल होता है, और वो मल्टी न्यूक्लिएट जो हमने कहा मैस ऑफ साइटोप्लाज्म है, उनके दरमियान कोई बाउंड्रीज मौजूद नहीं होती। क्लियर है? तो वो एक स्ट्रेट एलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर होता है। मैं कोशिश करती हूँ ड्रॉ करने की, अगर आपके साथ मैं ड्रॉ कर सकूँ माउस की हेल्प से। तो ये कि वो कहते हैं कि ऐसे का इलोंगेटेड इनका स्ट्रक्चर है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक से ज़्यादा उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो। एक न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस है, तीसरा न्यूक्लियस है, चौथा न्यूक्लियस। ज़रूरी नहीं कि 4 न्यूक्लियस है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ डायग्रामेटिकली शो कर रही हूँ कि मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, जिसमें अब देखें मैस ऑफ साइटोप्लाज्म। अभी इस जो मैंने आपको न्यूक्लियस बनाया, इनके सेंटर में जो है वो साइटोप्लाज्म फ्लोट कर रहा होता है। क्लियर है? तो ये जो है वो फीडिंग स्टेज है स्लाइम मोल्ड की, जिसमें हमने कहा कि हमने मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ साइटोप्लाज्म कहा, और इस स्टेज को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। क्लियर है? अब हम इसकी साइज की बात करते हैं कि स्लाइम मोल्ड की साइज कैसा होता है, अपीयरेंस कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, हैबिटेट कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट साइज। अगर हम साइज की बात करें ना, तो इसका साइज है कि ये कैपेसिटी तक ग्रो कर सकते हैं। वो कैपेसिटी कितनी है? 30 सेंटीमीटर, जिसको 1 फीट के इक्वल कहा जाता है। तो ये 1 फीट इन डायमीटर तक ग्रो कर सकते हैं। इट कैन ग्रो का मतलब यहाँ तक ये ग्रो कर सकते हैं, मतलब इनका साइज जो इनकी लेंथ है वो इतनी है, 30 सेंटीमीटर या 1 फीट जो है वो इन डायमीटर में होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया, बड़े सॉफ्ट से नेचर के होते हैं ये स्लाइम मोल्ड्स, बड़े स्लिपरी और सिल्की, और आप कह सकते हैं बड़ी चिपचिपी नेचर रखते हैं। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, हमने कहा कि स्लाइमी इन अपीयरेंस, अगर आप उसको टच करो ना इनको, मैं आगे आपको चलो डायग्राम भी दिखा देती हूँ, क्या ही आप याद रखेंगे, हसरत ही रह जाएगी आपकी, भाई हमने देखी नहीं। ऐसे होते हैं स्लाइम मोल्ड्स, अगेन जो कि फंगस लाइक प्रोटेस्ट है, और ये इनकी बहुत खूबसूरत डायग्राम है जो आपको येलोइश अपीयरेंस रखते हुए। अच्छा, ये अगर आप इसको टच करोगे ना, ये बड़ी स्लाइमी, बड़ी फिदरी इनकी अपीयरेंस है, बड़ी सॉफ्ट। अगर आप इसको टच करते हो तो बड़ी सॉफ्ट सी होती हैं ये। क्लियर? इस तरह के स्ट्रक्चर जिसको हम डिस्कस करें, हमने कहा कि ये 30 सेंटीमीटर तक ये ग्रो, जिस 1 फीट बोलते हैं, ये 1 फीट तक जो है वो ग्रो कर सकती हैं। उसके बाद हमने कहा कि अगर हमने इनकी नेचर की बात की, अब हम नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं इसका हैबिटेट का। हमने अगर देखना हो, अगर हमने इसको ढूंढना हो, कहते हैं लबना हो, तो हम इसको कहाँ लभें, कहाँ ढूंढें? ठीक है, हम इसको कहाँ कहाँ तलाश करें? तो इनके हैबिटेट की बात करें, एक तो कहते हैं कि नेटवर्क ऑफ चैनल्स तरह की अपीयरेंस लगता है, लार्ज सरफेस एरिया ये घेरते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इनकी तलाश शुरू करनी हो तो हमें इसको मस्जिदों में स्पीकर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर हमने इनको तलाश करना हो तो हम डैम कहते हैं गीली,
क्लियर है। और डिकेइंग लोग्स कहते हैं। अब डिकेइंग लोग्स क्या बला है, लीफ लेटर क्या बला है, तो आपने परेशान नहीं होना, मैं क्यों बैठी हुई, मैं आपको बताने के लिए तो बैठी हूँ। अच्छा जी, डिकेइंग लोग्स की बात करें तो जो गली सड़ी लकड़ी होती है ना, ऐसी लकड़ी जो बिल्कुल अंदर से खोखली हो जाती है, गली सड़ी गीली रहने की वजह से अंदर से गल सड़ जाती है, तो उसको हम डिकेइंग लोग्स बोलते हैं, गली सड़ी लकड़ियाँ। क्लियर है। अब लीफ लेटर की बात करें तो गले सड़े पत्ते, मतलब कि अगर हमने इनको ढूंढना हो या इनके हैबिटेट की बात करें कि ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये कहाँ हैबिटेट बनाते हैं, इनका घर कहाँ है, तो ये गीली लकड़ियों के अंदर मौजूद होते हैं, और जो गीले गले सड़े पत्ते हैं ये वहाँ जो है वो अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ ये जो है वो अपीयरेंस लेते हैं, वहाँ ये हैबिटेट बनाते हैं, यहाँ या आप कह सकते हैं वहाँ ये तलाश किए जा सकते हैं। अब वहाँ रहने के बाद ये करते क्या है, ये उस गीली या फिर आप कह सकते हैं गली सड़ी लकड़ी या फिर गले सड़े पत्तों में रहने के बाद वहाँ मौजूद स्पोर्स को खाते हैं, बैक्टीरिया को खाते हैं, यीस्ट को खाते हैं। तो यही इनकी हमने फीडिंग स्टेज डिस्कस की, कि फीडिंग स्टेज जो है जिसको हमने प्लाज्मोडियम बोला स्लाइम मोड्स को, वो ये कि ये गले सड़ी लकड़ी और गले सड़े पत्तों पे रहने के बाद वहाँ मौजूद स्पोर्स, बैक्टीरिया और यीस्ट को खाते हैं। तो ये इनकी एक स्टेज हमने डिस्कस कर दी जो कि थी फीडिंग स्टेज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने इनकी खूबसूरत सी डायग्राम भी जो इसने बड़ी प्यारी पिक्चर क्लिक की हुई है, करवाई हुई है। चले नेक्स्ट जो है वो हम फर्दर इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज डिस्कस करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं स्लाइम मोड्स। क्लियर है। अच्छा जी, अगर हम स्लाइम मोड्स की रिप्रोडक्शन की बात करें ना, तो होता ये है कि अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन, अब फिर फेवरेबल कंडीशन में हम देखेंगे कि कैसे वो ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में होता ये है कि सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर के ऊपर या कह सकते हैं इनके बॉडी के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है। उस स्ट्रक्चर को हमने कहा कि वो स्पोरेंजियोफोर होता है। उस स्पोरेंजियोफोर जिसको सीढ़ी या लैडर की तरह कहते हैं, फोर का मतलब होता है बेयर करना, फोर का मतलब होता है बेयर करना, तो ये वहाँ जो है वो आप कह सकते हैं वजन उठाता है। अब वो जो स्पोरेंजियोफोर है वो किसको बेयर करता है, किसका वजन उठाता है, वो उठाता है स्पोरेंजिया। मतलब कि स्पोरेंजियोफोर एक आप कह सकते हैं इलोंगेटेड सा ऐसे का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हो गया स्पोरेंजियोफोर जो कि इनके बॉडी में बन जाता है। वो कब अपेयरेंस लेता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। क्लियर है। इसको हमने कह दिया कि स्पोरेंजियोफोर है, इसके ऊपर स्पोरेंजिया बना होता है, इसके ऊपर क्या बना होता है, स्पोरेंजिया बना होता है। और उस स्पोरेंजिया के अंदर फिर हम देखेंगे कि मियोसिस के बाद स्पोर्स बनेंगे, मियोसिस के बाद डिफरेंट स्पोर्स बनेंगे। तो क्लियर हो गया, स्पोरेंजिया समझ आ गई आपको, स्पोरेंजियो फोर समझ आ गया। हमने कहा कि जो ये स्ट्रक्चर है इसको हमने स्पोरेंजियो फोर बोला, जो कि बियर करता है या फिर वजन उठाता है, या आप कह सकते हैं कि वजन को उठाता है या लैडर के तौर पे एक्ट करता है। उसके ऊपर हमने ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर देखा उसको स्पोरेंजियो फोर बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशन में ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। हमने अभी स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए, इनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो भी डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो स्लाइम बोर्ड्स क्या करते हैं कि जो स्लाइम बोर्ड्स हैं वो फिर हेप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। और वो हेप्लॉइड स्पोर्स किस प्रोसेस से बनाते हैं, मियोसिस के प्रोसेस से हेप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। वो स्टॉक कहते हैं डंडी, जब मैंने बोला लैडर या फिर जो वजन उठाती है जिसको हम स्टॉक्ड बोलते हैं, अब वो उस पर स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो स्पोरेंजिया एक स्ट्रक्चर है जो कि स्टॉक्ड स्ट्रक्चर या फिर स्पोरेंजियो फोर के ऊपर मौजूद होता है, जिसके अंदर हेप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। क्लियर है। अब ये हमने देख लिया कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है। अब फेवरेबल कंडीशन में ना, अब इन स्पोर्स ने जर्मिनेट करना है। क्लियर है। अब वो जर्मिनेट करेगा, बाय फ्लैजिलेट में कैसे कन्वर्ट होगा, वहां से फिर जाइगोट कैसे बनेगा, वो क्या तमाम फर्दर डिटेल है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। फिलहाल हमने स्पोर्स बना लिया मियोसिस से। अब फर्दर क्या होगा, अब होगा ये कि जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करते हैं। किसमें जर्मिनेट करते हैं, बाय फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं। अब बाई का मतलब टू, फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला, मतलब कि वो मियोसिस में बनने वाले हेप्लॉइड स्पोर फिर फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करेंगे, बाईफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होंगे। और उन बायोफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर को हम एम्बॉइड भी बोलते हैं, स्वोलन सेल्स भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं। क्लियर है। तो इन तमाम के तमाम बायोफ्लैजिलेटेड सेल जो कि स्पोर से जर्मिनेट करेंगे, वो दो सेल फिर आपस में मिलेंगे, मतलब कि वो दो हेप्लॉइड स्पोर्स आपस में मिलेंगे। क्लियर है। और वो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। क्लियर है। मतलब कि वो स्पोर जो हेप्लॉइड स्पोर्स थे जो मियोसिस में बने थे,
वो फिर फेवरेबल कंडीशन में बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स में कन्वर्ट होंगे और वो फिर सेल्स आपस में यूनाइट करेंगे और यूनाइट होने के बाद वो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। अब फिर वो जो जाइगोट है वो फिर फर्दर जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट होगा और फिर यहाँ से फर्दर जो है वो फीडिंग स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम वाला स्ट्रक्चर रखने के बाद वो तमाम फीडिंग स्टेज की तरफ आ जाती है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो स्लाइम मोड्स कर रहे होते हैं। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, 1 मिनट का ओवरव्यू दे देती हूँ फीडिंग स्टेज का भी और रिप्रोडक्टिव स्टेज का भी, ताकि आपको जो है वो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो बाकी ना रहे। हमने बात की लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड की। हमने कहा कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन होता ये है कि स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर मियोसिस के बाद हेप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। क्लियर है? वो स्पोर जो हैं वो कंडीशन जब फेवरेबल मिलती है उनको वो जर्मिनेट करते हैं बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स में, और बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स जिनको हम एमेबॉइड सेल्स भी करते हैं, स्वॉर्न सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोला। वो फिर जो है वो फ्यूजन करेंगे और वो हिप्लॉइड जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू डिप्लॉयड जाइगोट, और उस डिप्लॉयड जाइगोट में माइटोसिस होगी और वो माइटोसिस के बाद दोबारा फीडिंग स्टेज में कन्वर्ट होंगे जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम स्टेज है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि फिर यहाँ से फिर फर्दर उनको जब अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये इसमें कन्वर्ट, तो यहाँ से बात स्टार्ट होते 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 फीडिंग स्टेज में गई, और फीडिंग स्टेज के बाद जब उनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो फर्दर फिर वहाँ से ये साइकिल स्टार्ट होता है। तो ये कंप्लीट साइकिल मैंने स्लाइम मोड्स का बता दिया। एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो है अब हम इसकी एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो एग्जाम्पल जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये एक एग्जाम्पल है फाइसेरम पोलीसेफेलम, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल है हम कहते हैं कि ये इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं या फंडामेंटल बायोलॉजिकली प्रोसेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अगर स्टडी करनी हो ना ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को, या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट को, या फिर साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन है, तो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इस एग्जाम्पल को लेते हैं और वहाँ फिर ये तमाम के तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो स्टडी करते हैं। क्योंकि ये ऐसी एग्जाम्पल है स्लाइम बोर्ड्स की जिसमें हम प्रॉपर जो है वो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कंप्लीटली देख सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इनके अंदर बहुत अच्छे से देखी जा सकती है। उसके बाद इनके अंदर प्रॉपर जो है वो साइटोस्केलेटन मौजूद होता है, और वो साइटोस्केलेटन का जो फंक्शन है वो भी हम इसको इस्तेमाल करने के बाद या इसको स्टडी करने के बाद उसको डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर ली स्लाइम मोड्स की और इनकी इंपॉर्टेंस भी देख ली। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से जो है वो हम इनके कुछ मजीद पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। वो ये, अब हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है वो ये कि अब हमने इसका सेकंड टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है, या आप कह सकते हैं सेकंड ग्रुप डिस्कस करना है, जिसको हम बोलते हैं कि वो है वाटर मोड्स। अब यहाँ मैं मेंशन करना शायद गलती से भूल गई हूँ, आप यहाँ लिख लीजिएगा, इधर आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, वो है वाटर मोड, जिसको हम ओमाइकोटा भी बोलते हैं। मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। ये सेकंड पोर्शन है वाटर मोड जिसको ओमाइकोटा, यहाँ मैं मेंशन नहीं किया लेकिन आप जो है वो यहाँ मैंने आपको पॉइंट बना दिया कि आप यहाँ जो है वो डालें। मतलब ये है कि हम यहाँ से फिर इसका सेकंड ग्रुप डिस्कस करने जा रहे हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट का, जो कि है वाटर मोल्ड जिसको हम ओमाइकोटा भी। क्लियर है? पॉइंट आप लिख लीजिएगा इसकी हेडिंग, उसके बाद हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करते हैं। मतलब कि अब हम वाटर मोड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम वाटर मोड्स की बात करें ना तो ये इतने क्लोजली रिजेंबल, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं ये फंजाई से, जिसके बाद हम कहते हैं कि बड़े करीबी रिश्तेदार हैं फंजाई के। जो वाटर मोड्स हैं वो बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, आप कह सकते हैं फंजाई के। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैंने जब आपको इसका स्टार्ट में जब सिमिलैरिटीज़ दिखा रही थी या सिमिलर फैक्टर्स दिखा रही, तो मैंने कहा था कि जो वाटर मोड्स हैं वो इतने मिलते जुलते हैं फंजाई से कि उनमें हाइफी भी होती है। और अगर हम उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ स्लाइम मोड्स का डिफरेंट है, क्योंकि स्लाइम मोड हैं वो ना हाइफी रखते हैं ना उनका जो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बल्कि वो इंजेस्टिव मोड। तो हमने यहाँ ये बात कर दी कि जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट का सेकंड ग्रुप है ना, जिसको हम वाटर मोड्स बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं फंजाई से। इसका मतलब कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, वो डिफरेंसेस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कहते हैं कि करीबी रिश्तेदार, बहुत ज़्यादा करीबी चाचे ताओं से मिलते जुलते हैं ये फंजाई से। चलें जी, सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं। क्यों मिलते जुलते हैं, क्यों करीबी रिश्तेदार? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर बहुत मिलते जुलते हैं, मैंने आपको बता दी, क्योंकि वो हाइफी भी मौजूद है। यही वजह है कि हम इनको अब जो है वो एंशिएंट ग्रुप ऑफ आप माना जाता है, कि कदीम जो है वो आप कह सकते हैं कदीम एल्गी माना जाता है वाटर मोल्ड्स को। क्लियर है? उसके बाद ये बहुत पुराना ग्रुप माना जाता है इसको। उसके बाद हमने इसके सेल वॉल को डिस्कस करना है। कहते हैं कि अगर हम बात करें ना, हमने कहा कि ये बहुत ज़्यादा करीबी रिश्तेदार है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज रिजेंबलेंस है इनकी फंजाई से। अब इसका मतलब कि अगर इतने मिलते जुलते हैं या इतने करीबी रिश्तेदार हैं तो हम इनको किंगडम फंजाई में क्यों नहीं प्लेस करते? इसका मतलब कि फंजाई से किसी हद तक किसी पॉइंट्स में डिफरेंट भी होंगे। वो क्या?
वो ये कि अगर हम इनके सेल वॉल की बात करें ना, तो जो वाटर मोल्स हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, जबकि काइटिन जो है वो फंजाई की सेल वॉल होती है। क्लियर है? मतलब कि अगर हम वाटर मोल्स की बात करें तो वाटर मोल्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, ना कि काइटिन से। क्लियर है? अब इनमें हाइफी की बात करें ना, तो वो हाइफी ए सेप्टेट हाइफी होती है विदाउट क्रॉस वॉल्स। अब जैसे मैंने आपको इधर स्ट्रक्चर बताया था ना, ये इसी तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम आप कह सकते हैं ए सेप्टेट बोलते हैं। ए सेप्टेट मीन विदाउट एनी बाउंड्री, या आप कह सकते हैं विदाउट सेपरेशन इंटू डिफरेंट सेल्स। ये डिफरेंट सेल्स जो है सेपरेट नहीं होते, इनमें कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती, कोई क्रॉस वॉल नहीं होती। क्लियर है? तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो इनका भी होता है, क्योंकि ये इनकी जो हाइफी होती है वो ए सेप्टेट हाइफी होती है विदाउट क्रॉस वॉल। क्लियर? अब इसमें हम एक इनकी एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं, और फिर एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे कि उसने क्या तबाहियां फेरी हैं। ठीक है? अच्छा जी, पहले तो आप इसकी जो मैं एग्जांपल पढ़ाने जा रही हूँ वो आप इसकी तस्वीर देख लें, कितनी खूबसूरत है। अब इसको हम फाइटोफिथोरा बोलते हैं। इन्फेस्टेंस की जो है वो एक नाम है, बड़ा ही खूबसूरत नाम है, पता नहीं किसने दिया है। चलिए ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमने इसको देखना है। अब जो फाइटोफिथोरा है वो पैथोजेनिक फंजाई माना जाता है, मतलब पैथोजेनिक फंजाई, थोड़ा खतरनाक फंजाई माना जाता है। अब इसने तबाहियां फेरी थी। क्या तबाहियां? इसने कहत जो है वो इन 19 सेंचुरी में आयरिश पोटैटो फेमाइन के नाम से जो है वो कहत देखा गया, जो कि इस स्पीशी की वजह से देखा गया। क्यों? क्योंकि ये पैथोजेनिक फंजाई। अब इसने क्या तबाहियां की? हुआ ये था कि इसने एक डिजीज कॉज की थी जिसको हम ब्लाइट ऑफ पोटैटोज बोलते हैं। ब्लाइट ऑफ पोटैटोज। अब क्या पोटैटोज की क्या कहानी, आलूओं की क्या कहानी? भाई कहत ही आ गए। इवन कहत नहीं बल्कि बहुत सारी जानें जो है वो गई। हम देखेंगे कि कितने ज्यादा, तकरीबन 1 मिलियन तक लोग मारे गए। आप अंदाजा लगाए कितनी तबाही की थी इस पैथोजेनिक फंजाई ने, जिसको हम फाइटोफिथोरा बोलते हैं। अब हमने कहा अभी तो आप यही समझें कि इसने आयरिश पोटैटो फेमाइन के नाम से 19 सेंचुरी में कहत आया था, और इसकी वजह से एक डिजीज देखी गई जो है ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब ये डिजीज ह्यूमंस में नहीं है, ये पोटैटोज आलूओं में ये बीमारी देखी गई। वो क्या है वो डिटेल हम देखते हैं। ये आप इसकी खूबसूरत सी शक्ल देख रहे हैं जिसने इतनी तबाहियां की थी। चलो जी, हम इसके देखते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये ग्रोथ कैसे शो करते हैं। और जिसने इतनी तबाही कर दी, हम देखें तो सही कि वो तबाही कैसे हुई। क्या क्या इस आप कह सकते हैं कि इस जो फंजाई जिसको हम पैथोजेनिक फंजाई बोलते हैं उसने क्या किया। क्लियर? हम देख लेते हैं। कहते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है, आज से कोई बहुत अर्सा पहले। कितना अर्सा पहले? 1814 सेंचुरी में, 1840 में हुआ ये था कि एक खूबसूरत सा आयरलैंड था। उस आयरलैंड में ना लोग आलू बहुत खाते थे। क्लियर? आप मुझे ये नहीं पता वो मोटे थे कि नहीं, लेकिन खैर वो आलू बहुत खाते थे। आलू वहाँ की अहम खुराक थी या मनपसंद खुराक थी। वहाँ के किसानों की बहुत, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा किसान जो है वो उनकी, आप कह सकते हैं सोर्स ऑफ इकोनॉमी, आप कह सकते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा किसानों के जो रिलाय है किसान वो इन पे करते थे कि वो पोटैटो को ग्रो करते थे। अब उनकी फसलें तबाह हो गई, जिसके बाद कहत आ गया और लोग मारे गए। वो क्या क्या चेंजेस थे हम देखते हैं। कहते हैं कि 1840 में हुआ ये था कि सेवरल रेनी, बहुत ज़्यादा अरसे तक बारिशें हुई, बहुत ज़्यादा कोल्ड समर रहा। कूल समर या कोल्ड समर एक ही बात होगी। बहुत ज़्यादा बारिशों के बाद आयरलैंड में हुआ ये कि 1840 में वाटर मोल्ड्स ने तबाही कर दी, क्योंकि नमी वाला मौसम था, क्योंकि बारिशें बहुत हुई थी। जिसके बाद अनचेक्ड, मतलब कोई कोई इसको पूछने दसने वाला ही नहीं था। इतनी नंबर में इन्होंने इंक्रीज किया कि हुआ ये कि बहुत ज़्यादा हद तक इन्होंने अपना नंबर इंक्रीज किया। जिसके बाद आपको पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। उसके बाद इन्होंने पोटैटो ट्यूबर कॉज किया। पोटैटो ट्यूबर्स कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो आलू हैं वो रूट्स में ग्रो करते हैं, यही वजह है कि हम इसको पोटैटो ट्यूबर्स बोलते हैं। अब वहाँ तो रूट मतलब फूड्स वहाँ ख़राब हो गई थी, वो तमाम के तमाम पोटैटो जो है वो नीचे पड़े हुए रूट्स में, अब मिट्टी में पड़े पड़े ख़राब हो गए। क्यों? क्योंकि उस पर इफेक्ट किया था इस पैथोजेनिक फंजाई जिसको हम फाइटोफिथोरा बोलते हैं। अब इसने क्या किया था, क्योंकि इसने इतना ज़्यादा नंबर में इंक्रीज कर लिया था उन रेनी सीजन्स में, कि आयरलैंड में 1840 में क्या हुआ था कि वहाँ फिर वहाँ आलू पड़े पड़े ख़राब हो गए। उसके बाद हुआ ये कि सिंस पोटैटोज, क्योंकि पोटैटो जो है वो स्टेपल ऑफ आयरिश, स्टेपल कहते हैं पियर्सन्स डाइट, कहते हैं कि बहुत, पियर्सन्स किसान को कहते हैं किसानों की बहुत अहम खुराक थी और मनपसंद, ये वहाँ के लोगों की, जो आयरलैंड के लोगों थी ना, उनकी बहुत ज़्यादा अहम खुराक मानी जाती थी आलूओं की। जिसकी वजह से वो जब आलू ख़राब हो गए, कहत आ गया, क्योंकि वहाँ लोग खाते ही ज़्यादातर आलू थे, जब वो उनकी खुराक ही डिस्टर्ब होगी तो क्या हुआ कि डेथ देखी गई। कितने डेथ देखी? 2,50,000 लोग वहाँ मारे गए, जो कि मोर देन 1 मिलियन तक की भी रेट देखा गया। और कहते हैं कि स्टार्व्ड डेथ के, भूख के मारे उनकी फिर डेथ होगी, क्योंकि वहाँ
सोर्स ऑफ फूड ही पोटैटोज थे। जब वो पोटैटोज खराब हो गए, ख़त्म हो गए, पूरी की पूरी फसलें तबाह हो गई, तो वहाँ फिर कहत आ गया। अब आप देखें कि जहाँ जिस जगह कहत आता है उस जगह होता ये है कि फिर लोग माइग्रेशन की तरफ जाते हैं, लोग माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यही वजह है कि जब कहत आया था तो फिर जो आयरलैंड के जो लोग थे वो फिर मजबूर हो गए थे माइग्रेशन पे, और वहाँ फिर वो सेवरल कंट्रीज की तरफ मूव किए। यूनाइटेड स्टेट जो है वो, यूएसए भी इसमें आता है कि वो लोग फिर आयरलैंड के लोग यूएसए शिफ्ट हुए। यही वजह है कि अभी भी बहुत ज़्यादा तादाद के जो आयरलैंड वाले लोग हैं वो यूएसए में मौजूद हैं, या आप कह सकते हैं रहाइश पर। दिस इज इट, जहाँ मैंने आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस किया, फंगस लाइक प्रोटेस्ट। ठीक है, इसमें हमने इसके ना सिर्फ डिफरेंसेस देखे, सिमिलैरिटीज़ देखी, उसके बाद मैंने आपको इनके दोनों ग्रुप्स बताए स्लाइम मोड्स के। हमने दोनों फीडिंग स्टेज और जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज डिस्कस की, एग्जांपल भी हमने देखी फिर स्लाइम मोड्स की। उसके बाद हमने जो है वो वाटर मोड्स की भी कुछ कैरेक्टर्स देखे, उनके भी कुछ डिफरेंसेस देखे फंजाई के साथ। फिर इन फाइटोफिथोरा उसकी भी हमने एक डायग्राम भी देखी, उसकी हमने तबाहियाँ भी देखी कि उसकी क्या तबाहियाँ भिड़ी थी 1840 में, और कहत आया, वो तमाम कहत हमने देखी। जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू रिलेटेड था पूरा का पूरा चैप्टर। यहाँ हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हुआ, लेकिन हमारे इस लेक्चर, इस आप कह सकते हैं चैप्टर की लेक्चर वीडियोस खत्म नहीं हुई। इसके बाद इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर वीडियो अपलोड करूंगी, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह आप इंतजार करें मेरे एमसीक्यू लेक्चर वीडियो का, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाद आपके जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बाकी बकाई खीर इंशाल्लाह आपको मिलने वाली है। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।